बहुत समय पहले शिवपुरी नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो रात दिन जी तोड़ मेहनत करता था। एक दिन शहर से वापस लौटते समय वो अपने आप से बातें करते हुए अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था। आज बहुत देर हो गई। उगाए हुए धान का कितना दाम लगाएगा, इसका निर्णय लेने की परिस्थिति भी नहीं है। दलाल जो देकर जाता उतने में ही खुश होना पड़ता है। किसान की यही जिंदगी है। इतनी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कहराते हुए कहता है, ताकत ही नहीं बची। तो मोहन कहता है, यह कौन है? इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, बहुत ही कमजोर दिख रहे हैं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरा अपना कोई नहीं है, बस गांव गांव भटकता रहता हूँ। मैं आज के सफर से बहुत थक चुका हूँ। मैं यहीं रुक कर आराम कर रहा हूँ, भूख भी लगी है। फिर मोहन कहता है, अरे बाबा, जानकर बुरा लगा, मेरे पास इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करो, मेरी गाड़ी में चढ़ जाओ, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। आपको अच्छा भोजन कराऊंगा। सवेरे उठकर आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। तुम तो बड़े भले आदमी लगते हो। मोहन उस वृद्ध को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, अब आपको मैं क्या कहूँ, कैसी मुसीबतें मोड़ लेते हैं। इन्हें देखकर तो लग रहा है ये पता नहीं कब स्वर्ग सिधार जाएंगे। फिर मोहन कहता है, ऐसा मत कहो, उनकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था। एक समय का भोजन खिलाकर रात भर के लिए आश्रय देंगे तो हमारा क्या घट जाएगा। तो मोहन की पत्नी कहती है, आपका क्या, आप तो यही कहेंगे। ठीक है, अभी आप दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ मैं, रुकिए। इसके बाद उस रात सभी लोग भोजन करके सो जाते हैं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा आजा, सुनो। तो मोहन कहता है, बाबा क्या हुआ, आप इतना खास क्यों रहे हो? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बच नहीं पाऊंगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। यह कैसी बातें कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यही तुम्हारी अच्छाई है, तुम जो ऐसा कह रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैं नहीं बच पाऊंगा। बेटा अब ध्यान से सुनो, यह पोटली अपने पास रखो, मैं केवल तुम्हें ही दे सकता हूँ और अपने पास ही रखना। इतना कहते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। फिर मोहन कहता है, अरे बाबा तो चल बसे, रे रजनी देखो बाबा चल बसे। फिर उसकी पत्नी कहती है, आह क्या हो गया, मैंने कहा था ना आपसे, ये कभी भी निकल सकते हैं। इनका आखिरी समय चल रहा था और अब इन्हें घर ले आए। अब देखिए ये तो टपक गए। अगर अगल बगल वाले देखेंगे तो यही सोचेंगे कि हमने मारा है इन्हें। अब क्या करेंगे हम? तो मोहन कहता है, अरे ऐसा मत कहो रजनी, इनकी हत्या का आरोप मुझ पर क्यों आएगा? मैंने तो इनकी भूख मिटाई है। मिटाकर मैंने इन्हें अपने घर में आश्रय दिया था। मुझे कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ ना कुछ उपाय तो बताओ, करना क्या है? फिर मोहन की पत्नी कहती है, आधी रात का समय, सब लोग अभी सो रहे होंगे। इनके शव को कहीं दूर किसी और गांव में गाड़ के आइए, किसी को पता ना चले, इससे पहले काम निपटाए। ठीक है। तो मोहन कहता है, मैं इन्हें गाड़ी में चढ़ाकर गांव के बाहर गाड़ आता हूँ। तुम्हें यह बात किसी को नहीं बतानी है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मोहन उस वृद्ध के शव को गांव से कहीं दूर सुनसान जगह पर गाड़ कर वापस लौटता है
और अपनी पत्नी को सब बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, चलो अच्छा काम तो निपटा, ध्यान रखिए, फिर से किसी भी राह चलते मुसीबत को अपने घर मत लेकर आइएगा आप। वो तो अच्छा हुआ कि आधी रात का समय था, अगर दिन के समय ऐसा होता तो हम बुरे फंसते। फिर मोहन कहता है, अरे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा का हमारे घर आकर मर जाना, उन्हें ऐसे गाड़ देना सब विचित्र है। हाँ, पर उन्होंने मरने से पहले मुझे एक पोटली दी थी। फिर मोहन की पत्नी कहती है, देखो तो सही, उसमें आखिर है क्या? तो मोहन कहता है, जाकर पोटली लेकर आओ, उसमें तो एक दीपक है, और दीपक तो आराधना के लिए होता है। पोटली में एक दीपक था, ताड़ का पत्ता भी था। फिर उसकी पत्नी कहती है, तो उन्होंने मरने से पहले आपको ये उपहार दिया है? तो मोहन कहता है, उनके विषय में ऐसा भी मत कहो, उनके पास जो था उन्होंने दे दिया। फिर से उसकी पत्नी ताना मारते हुए कहती है, आपको ये सोने का लग रहा है क्या? बेकार की चीजें लेकर घूमते रहते थे वो, और आपको वही सब मरने से पहले उपहार देकर चले गए। बहुत बढ़िया, जाइए फेंक कर आइए इसे। फिर मोहन कहता है, इतनी खीन अच्छी नहीं है, जो हुआ सो, पर इस ताड़पत्री में कुछ लिखा है, यह समझ नहीं आ रहा है। रजनी, क्या लिखा हो सकता? मोहन की पत्नी कहती है, और क्या लिखा होगा? यही लिखा होगा कि दीपक को जलाओ और इस तार के पत्ते को आग में जला दो। इससे ज्यादा इसमें लिखा भी क्या होगा? तुमसे पूछना ही मेरी गलती थी। अब छोड़ो, समस्या टल गई है ना, अब सो जाओ। उस रात वो सो जाते हैं। अगली सुबह उस गांव का मुखिया और मोहन का पड़ोसी चिमना उसके घर आता है। उसके घर आकर मुखिया आवाज लगाता है, मोहन, ओ मोहन, बाहर आओ। मोहन जैसे ही बाहर आता है तो उसका पड़ोसी चिमना कहता है, आ गया। ओ पूछो इससे, मैं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से देखा मैंने, पूछिए ना इससे। फिर चिमना धीरे से मुखिया जी के कान में कहता है, इसके पास से जो भी हासिल होगा उसे हम बराबर दो हिस्सों में बांट लेंगे। फिर मुखिया कहता है, हाँ मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल रात तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? राह चलते आदमी को घर पर ले गए, उसे मारकर सब कुछ छीन लिया, चुपके से उन्हें गाड़ कर भी आ गए। इतना साहस? फिर मोहन कहता है, मुखिया जी, यह सच नहीं है। दरअसल यह हुआ था कि मैं तो एक अनाथ शव को गाड़ कर आया हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस चिमना की नजर हमेशा मेरे घर पर रहती है, ताक झाक करता रहता है, यह आपको मनगढ़ंत कहानी बताकर लाया। फिर मुखिया कहता है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो सवेरे सबको बताकर भी कर सकते थे ना। रात को अंधेरे में सबसे छिप कर करने की क्या जरूरत है, बताओ हमें। इससे हम यह मालूम पड़ता है कि तुम अपना अपराध छुपा रहे हो, समझे? सच क्या है बताओ, नहीं तो सबके सामने जेल की हवा खाओगे। हाँ। फिर चिमना कहता है, आपने सही कहा मुखिया जी, मैंने देखा उस वृद्ध को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हुए। उस वृद्ध के हाथ में कोई पोटली भी थी। उस पोटली में जरूर बहुमूल्य वस्तु होगी, जिसे छीनकर इसने वृद्ध आदमी को मारा और रात के अंधेरे में गड्ढे में गाड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर मुखिया कहता है, क्या चिमना सच कह रहा है मोहन? तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ, वृद्ध आदमी की पोटली में आखिर क्या था? देखो, सच सच सबके सामने बता दो। फिर मोहन कहता है, जी मुखिया जी, वृद्ध अपने साथ पोटली लाए थे, पर उसमें बहुमूल्य वस्तु नहीं थी। रुकिए,
मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए मुखिया जी, ये उस वृद्ध की पोटली। फिर मोहन की पत्नी भी कहती है, सही कहा मुखिया जी। एक वृद्ध आए थे हमारे घर में मरने की स्थिति में। वो बहुत बीमार थे, उन्हें खांसी आ रही थी और साथ में भूखे भी थे वो। तो बताइए, भूखे को भोजन खिलाना और आश्रय देना क्या गलत है? फिर मुखिया जी कहते हैं, हाँ ठीक, हम भी तो देखें पोटली में क्या है। ये दीपक, साथ में तार पत्ती। क्या इस पोटली में केवल यही निकला था क्या? इसके अलावा पोटली में कुछ भी नहीं था। तो मोहन कहता है, जी जिनकी पोटली में बस यही। आप चाहे तो हमारे घर की तलाशी ले लीजिए, पता चल जाएगा। हम सच कह रहे हैं मालिक। किसी का भला करने पर हम पर ही हत्या का आरोप लग सकता है, यह हमने सोचा भी नहीं था। अनावश्यक बातों का बात का हमें जवाब देना पड़ सकता है। बस इसी बात को सोचते हुए मैंने रातों रात उन्हें गाड़ दिया। फिर मुखिया कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। चलो। इसके बाद मुखिया और चिमना वहां से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में मुखिया कहता है, चिमना तुम तो बड़े मूर्ख निकले रे। कहाँ सोने चांदी की सोचकर हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ तो दीपक और तारपत्री निकली, उसमें से उसका हम क्या करते हैं भला। इसीलिए उन्हीं के पास छोड़ दिया। तुम्हारे कारण समय भी बर्बाद हुआ। पर यह सब जानकर मोहन की अच्छाई के बारे में पता चला। तुम्हारी बातों में आकर तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देता। फिर चिमना कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? मैंने सोचा था कि सच में उसमें बहुमूल्य वस्तु होगी, पर अपना भाग्य ऐसा था कि हमें वहां कुछ मिला भी नहीं। किस्मत के आगे किसकी चलती है। उधर मोहन के घर पर उसकी पत्नी कहती है, ये सब देखा ना क्या हुआ? अब तो समझ आया ना? देखना, पूरे गांव को पता चल जाएगा। तो मोहन कहता है, यह सब उस चिमना का ही किया धरा है। आखिर उसने कब देखा बाबा को अपने घर आते हुए? उनके मरने के बाद उन्हें गांव से दूर गाड़ के आया मैं। उसने ऐसा बताया कि सब जानता हो। तो मोहन की पत्नी कहती है, उसे और कुछ आता भी है क्या? किसके घर में क्या चल रहा है यही देखता रहता हो। अपने घर को छोड़ दूसरों के घर में क्या चल रहा है यही देखता रहता है, और यही उसका काम है। फिर मोहन कहता है, हाँ निकम्मा है, और क्या काम होगा। उसे छोड़ दो। तुम पर वृद्ध बाबा अपनी पोटली में दीपक और तारपत्री लेकर क्यों घूम रहे हो पता नहीं लगता है। इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात होगी, हो सकता है। तो मोहन की पत्नी कहती है, उसका कोई घर या गांव तो था नहीं। रास्ते में कहीं रुककर विश्राम करके खाना बनाने के लिए दीपक जलाता होगा और तारपत्री को साथ में जलाने के लिए रखता होगा। बस इससे ज्यादा और क्या। फिर मोहन कहता है, हाँ पर तारपत्री दुर्बल वस्तु तो नहीं जिसे वो पोटली में लिए घूमे। उस पत्री पे कुछ तो लिखा है जो हमारी भाषा में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। अगर हमें उस भाषा का पता लग जाए तो पता चलेगा। तो मोहन की पत्नी कहती है, बात तो सही है। एक काम करिए, आप हमारे गांव के पंडित को वो तारपत्री दिखाइए और उनसे पूछिए कि उसमें क्या लिखा हुआ। अगर सच में कुछ है तो ठीक, वरना उस पत्री को आज ही फेंक दीजिए आप। तो मोहन कहता है, हाँ यह सही सलाह दी तुमने। रुको, मैं पंडित जी से मिलकर पत्री बताकर आता हूँ। पर देखो तो कहीं चिमना चुपके से हमारी सारी बातें तो नहीं सुन रहा होगा। तो मोहन कहता है, नहीं वो नहीं है। वो तो मुखिया जी के साथ
उसी समय चला गया था। जाइए। इसके बाद मोहन पत्रे लेकर उस गांव के पंडित के पास चला जाता है। पंडित जी, यह देखिए, मुझे कल रात को मिला। इसमें कुछ लिखा है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए तो सही, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? देखो मोहन, अगर मैं बताऊं कि पत्री पर क्या लिखा है तो तुम नाच उठोगे, पर क्या लाभ? फिर मोहन कहता है, यह क्या? अभी कहा कि नाच उठूंगा, फिर तुरंत कहा लाभ क्या? आखिर इसमें क्या लिखा है? तो पंडित जी कहते हैं, इसमें लिखा कि इसके साथ एक 5 धातु से दीपक बना होगा। उसको आधी रात में जलाकर उसकी रोशनी में इस तारपत्री पर लिखा पढ़ा जाए तो धरती फटेगी और उसमें से हीरे मोती जैसे खजाना मिल जाएंगे। तुम्हारे पास तो केवल पत्री है। अगर तुम्हारे पास दीपक होता तो इस बारे में थोड़ा सोच सकते थे, लेकिन यह सब तो किस्मत का ही खेल है ना मोहन। फिर मोहन कहता है, पंडित जी, आप जिस दीपक की बात कर रहे हो वो मेरे पास है। इसके साथ ही वह मुझे मिला। आखिर हुआ यह कि इस तरह बाबा ने मरने से पहले मुझे यह पोटली दी और चल बसे। उसमें दीपक तार पत्री दोनों थे। तो क्या सच में तुम्हारे पास वही दीपक है? बहुत बढ़िया। तो तुम आज रात दीपक लेकर मेरे पास आ जाओ। उस दीपक को जलाकर इस पत्री पर जो भी अक्षर लिखा है वो मैं पढ़ूंगा। तब क्या होगा तुम अपनी आंखों से देख लेना। पर ध्यान रहे, तुम यह बात अभी किसी को मत बताना, वरना हम संकट में पड़ सकते हैं। किसी को भी नहीं। ठीक है पंडित जी, मैं आज रात ही दीपक को यहाँ लेकर आता हूँ। मोहन घर वापस आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। तो मोहन की पत्नी कहती है, तो उन्होंने हमारे भले के लिए हमें ये दो वस्तु दी थी। वो पत्री कहाँ है? जी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ रखा है आपने? फिर मोहन कहता है, पत्री तो पंडित जी के पास ही रखी है। मुझे दीपक लेकर उनके पास जाना होगा। तो मोहन की पत्नी कहती है, कहीं उस पंडित ने हमें धोखा दिया तो? मोहन कहता है, अरे, पंडित जी तो भले इंसान हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वैसे भी दीपक तो हमारे पास ही है। पत्री लेकर वो क्या करेंगे? अब देखना है कि आज रात कैसा चमत्कार होने वाला है। जरा संभल कर रहिएगा। जी, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिमना आज भी आपको जाते हुए देख ले। वैसे भी उसकी आंखें हम पर ही गड़ी रहती है। पंडित जी ने मुझसे कहा कि यह बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उस रात मोहन दीपक लिए पंडित जी के घर जाता है। पंडित जी दीपक में तेल डालकर उसे जलाते हैं। पत्री पर लिखे अक्षर उस दिए की रोशनी में पढ़ते हैं। उसे पूरी तरह पढ़कर वो बताते हैं। तभी मोहन कहता है, पंडित जी देखिए, वहाँ वो वृक्ष हिल रहा है और गिर गया। चलकर देखे। फिर पंडित जी कहते हैं, देखा, एक पेड़ के गिरने से वहाँ गहरा गड्ढा बन गया है। हाँ पंडित जी, इसमें तो मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। क्या हम दोनों अंदर चलें? तो पंडित जी कहते हैं, क्या यहाँ रुककर पता चलेगा? सीढ़ियों से होते हुए हम लोग अंदर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें खजाना दिखाई देता है। फिर मोहन कहता है, वाह, इतना सारा सोना, इतना खजाना तो मैंने कभी नहीं देखा। पंडित जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी दौलत देखूंगा भी। यह सब आपकी कृपा है। फिर पंडित जी कहते हैं, अरे, यही खड़े रहोगे क्या? जल्दी करो, दिए तेल में खत्म होने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लालच ना करना। 2 पोटली में जितना समाये उतना लेकर यहाँ से बाहर निकल लेना।
तो क्या हम यहाँ से सारा खजाना नहीं ले जा सकते? सिर्फ 2 पोटली ही ले पाएंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। चलो 2 पोटली भर के सोना ले चलते हैं। चाहो तो फिर से दीपक जलाकर जितना चाहिए उतना ले जाएंगे, लेकिन अभी तो जल्दी करना पड़ेगा ना। अरे क्या देख रहे हो? इसके बाद वो दोनों 2 पोटली में सोना लेकर वहां से निकलते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, चलो तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब मैं दीपक को बुझा देता हूँ। जैसे ही पंडित उस दिए को बुझाते हैं, वैसे ही धरती फिर से जुड़ जाती है। वो पेड़ भी पहले की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर मोहन कहता है, पंडित जी यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दीपक जलाकर मंत्र पढ़ना, यूं धरती का फट जाना, हमारा पोटली में खजाना भर कर लाना, ये सब सपना सा लग रहा है। फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक है तुम पोटली लेकर जाओ और मैं भी चलता हूँ। कुछ दिनों तक एक दूसरे से अनजान बनकर रहेंगे। उसके बाद जितना सोना चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा करके और ले लेंगे, ठीक है? पंडित जी पर तारपत्री आपके पास रखकर दीपक मुझे दे दीजिए। दोनों वस्तु हम दोनों के पास रहनी चाहिए। बस हम दोनों को बात का पता रहेगा, क्यों, है ना? फिर पंडित जी कहते हैं, तुम भी बुद्धिमान हो। वाह, तुम्हारा भी कहना सही है। किसी एक के बिना मंत्र पढ़ने से यह बिल्कुल नहीं होगा। दीपक तुम रख लो और पत्री मैं रख लूंगा। इसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। मोहन अपनी पत्नी को सब बताता है। हे भगवान, मैंने बिना कारण ही उस बाबा को इतना कोसा। उन्होंने तो हमारा भला ही किया है। इतना सारा सोना तो हम जीवन भर काम करके भी नहीं कमा सकते थे। मैं तो आज सच में बहुत खुश हूँ। रजनी, ये इतना ही नहीं है। हमें जब जितना चाहिए होगा हम तब उतना खजाना ले सकते हैं, और बहुत सारा। वहाँ बस इस बात का पता किसी और को ना चल सके, इसका ध्यान रखना, ठीक है? यह बताइए, आपको जाते समय कहीं उस चिमना ने देखा तो नहीं ना? मैंने इसका ध्यान रखा है, चिंता मत करना। तभी बाहर से आवाज आती है, मोहन, ओ मोहन, बाहर आओ। इस समय मुखिया जी घर क्यों आए हैं? कहीं चिमना ने मुझे आते जाते देख तो नहीं लिया? अरे मोहन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम बाहर आते हो या मैं खुद अंदर आऊं? लगता है इन्हें इस बारे में सब कुछ पता चल गया है। जरा संभल कर रहिएगा। फिर मोहन घर के बाहर आता है। अरे मुखिया जी, आप, क्या हुआ? इस समय तो मुखिया कहता है, पंडित जी के साथ मिलकर जो तुमने किया वह सब कुछ जान गया हूँ मैं। बताओ कहाँ है सोना, बताओ, लेकर आओ। फिर मोहन कहता है, मालिक, वह बात यह है कि मेरे पास रही पत्री पर क्या लिखा है यह जानने के लिए मैं पंडित जी के पास गया था। पंडित जी ने पढ़कर दीपक जलाया और उस खजाने में रहा सोना लेकर आया। चाहो तो कुछ सोना उसमें से ले सकते हो मालिक, वहां पर ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है। फिर चिमना कहता है, मैंने कहा था ना मुखिया जी, खाली हाथ जाकर पोटली के साथ लौटा था। देखो तो, इसने पंडित के साथ मिलकर सारा खजाना लूटने का प्रयास किया। फिर मुखिया कहता है, ठीक है, पंडित जी को जल्द ही बता दो, मैं रात को आऊंगा। कल तुम जहाँ गए थे वहाँ मुझे भी जाना है, समझ गए ना? फिर वो तीनों मिलकर वहाँ पर जाते हैं। पहली रात की तरह पंडित दीपक जलाकर मंत्र पढ़ता है। पेड़ गिरता है, धरती फटती और सीढ़ियों से रास्ता बन जाता है। फिर मुखिया कहता है, चलिए चलते हैं। अरे वाह,
कितना धन छिपा हुआ है। अच्छा हो अगर यह सब हमारा हो जाए। चलो जाओ, सारा खजाना बाहर निकाल के लाओ, मुझे सब चाहिए। फिर पंडित कहते हैं, मुखिया जी, जितनी जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना होगा। दिए के बुझने से पहले अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम लोगों की यहीं पर समाधि बन जाएगी। तो मुखिया कहता है, अरे दिए में अभी भी बहुत तेल है और हमारे पास समय भी बहुत, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी। फिर पंडित जी कहते हैं, मुखिया जी, आपने 2 पोटली तो अब तक भर ली है और देर नहीं करते। तो मुखिया कहता है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम चले जाओ, मुझे तो अभी और सोना बटोरना है, इसीलिए मैं तो ज्यादा लेकर जाऊंगा। फिर चिमना भी कहता है, समझा, हमें ज्यादा खजाना ना मिल जाए इसीलिए जल रहे हो। इसके बाद मोहन और पंडित बाहर आ जाते हैं। तभी जोर की आंधी चलने लगती है, दिया बुझ जाता और धरती बंद हो जाती है। मुखिया और चिमना की समाधि बन जाती है। फिर मोहन कहता है, पंडित जी दिया जलाकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं, एक बार दिया बुझ जाने के बाद कम से कम 15 दिनों का समय लगेगा और सही जगह धरती फटे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हमने तो उनको चेतावनी दी थी, उनके लालच ने ही उनकी समाधि बना डाली। हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। इस खजाने की बात हम भूल जाते हैं, जितना मिला उसी में तृप्त रहेंगे। मैं इस पत्री को जला देता हूँ और तुम भी दीपक कहीं नदी में जाकर बहाकर आ जाओ। फिर मोहन कहता है, आप भी सही कह रहे हैं पंडित जी, हम भी उस लालच का शिकार हो सकते थे। मैं भी इस दीपक को सागर में बहा देता हूँ। फिर पंडित जी कहते हैं, देखो, अब तक हमें जितना सोना मिल गया है हमारे लिए बहुत, अब हमें और लालच नहीं करना चाहिए। तो जितना मिला है उसी में खुश रहेंगे, इसीलिए तुम अपने रास्ते लौट जाओ, मैं भी अपने रास्ते लौट जाता हूँ। ठीक है, समझे। लालच की वजह से उन दोनों की समाधि बन गई। जितना धन मिला उसमें तृप्ति होकर मोहन अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।